हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अगर सीटेट का सेकंड पेपर आपको साइंस और मैथ सब्जेक्ट से देना है तो एनसीईआरटी आपकी उसमें मेन होती है। 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है। तो यहाँ पर देखिए सारे जो टॉपिक हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुकें कंप्लीट हो गई हैं और अब हम यहाँ पर मॉक टेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट से ही आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ईंधन दिए हुए हैं और पूछ रहा है किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को ही देखिए हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोल। एलपीजी वो होता है देखिए जो घरों में सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं, वही होता है आपका एलपीजी, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है, अधिकतम ऊष्मीय मान जो होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो देखिए जब वायु वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से बताया था कि क्या वायु में कितनी गैसें पाई जाती हैं, साथ ही में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए वायु है तो कई गैसों का मिश्रण, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कई गैसें हैं जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, आर्गन, ओजोन। इनका प्रतिशत कितना है? तो सबसे ज़्यादा देखिए वायु में प्रतिशत है नाइट्रोजन का, उसके बाद है ऑक्सीजन का, और उसके बाद जो थोड़ा बचता है उसमें ये सारी गैसें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%, या इसी को देखिए अगर पूरा पूरा कहेंगे तो 78.08% होता है, लेकिन नॉर्मली 78% बोल दिया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आप लोगों ने 21% सुना होगा, लेकिन पूरा पूरा होता है 20.95%, मतलब वो 21% ही लगभग हो जाता है। इनको देखिए जब ऐड कर दीजिए तो लगभग 1% बचता है, जिसमें ये सारी गैसें आपकी आ जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसका PDF भी देखिए मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से करके चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड? यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो देखिए जो अग्नाशय होती है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। ये पॉइंट भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो मिश्रित है, बहिस्राव भी करती है और अंतःस्राव भी। तो देखिए वो अग्नाशय होता है। तो इसके अगर अंतःस्राव की बात की जाए तो अंतःस्रावी भाग से लैगरहंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। आपने लैगरहंस की द्वीपिकाएं पढ़ी होंगी, जैसे इससे कोशिकाओं का निकलती हैं, साथ ही बीटा कोशिकाएं। तो यही देखिए लैगरहंस की द्वीपिकाएं में पाई जाती हैं। पर देखिए जो इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है और वही मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा अग्नाशय मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित कौन करता है? अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, मतलब इंसुलिन का श्रावण होता है और वही मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? यहाँ पर देखिए होगा अनुप्रयुक्त, अनुपयुक्त नहीं होगा बल्कि अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। तो देखिए ऐसा कौन सा बल है जो अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। घर्षण बल में होता क्या है कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाते हैं या लुढ़काते हैं, तो वहाँ पर जो वस्तु की गति होती है, वस्तु और पृष्ठ के बीच में जो अवरोधित होती रहती है, मतलब जब दोनों के बीच गति होगी तो बीच में क्या होगा? अवरोधन होगा, और यही अवरोधन जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। इसी कारण से देखिए ये जो घर्षण बल होता है अन्य से भिन्न होता है। जबकि अगर बात की जाए स्थिर वैद्युत बल की
और गुरुत्वाकर्षण बल की, चुंबकीय बल की। तो ये सभी देखिए प्रकृति में पाए जाते हैं। और घर्षण बल होता है, ये दो वस्तुओं के बीच आपस में गति का विरोध होता है। तो ये सभी से भिन्न हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। गायटर देखिए एक रोग बीमारी होती है, तो इसमें ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करती है। एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थायराइड ग्रंथि जब ठीक से कार्य नहीं करती है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को गायटर नामक व्याधि है। किसके कारण होती है ये? तो देखिए आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज पर स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। तो देखिए मान लीजिए है और इसमें कोई आयताकार लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। तो ये देखिए नॉर्मली रखा हुआ है, ये इधर उधर खिसकाया नहीं जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा, साधारण रखा हुआ है। तो इसमें समान बल लगेगा। बात अगर देखिए यहाँ पर दाब की करें तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल पर दाब निर्भर करता है। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाब जो होगा भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि मेज पर एक लोहे का गुटका रखा हुआ है, आयताकार है, इसके विभिन्न फलकों का जो क्षेत्रफल होगा अलग अलग होगा। तो इसीलिए दाब भी यहाँ पर भिन्न भिन्न होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन किन रंगों का परीक्षण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रॉक्साइड में नीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रॉक्साइड में लाल, दोनों प्रकरणों में पीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रॉक्साइड में लाल। यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हल्दी के पेस्ट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हल्दी का जो रंग होता है पीला ही रहता है। यहाँ पर देखिए पीला, साथ ही में जब हल्दी को सोडियम हाइड्रॉक्साइड में मिलाएंगे तो रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर हल्दी लगी रहती है, जब वहाँ पर साबुन निरमा कुछ लगता है तो वहाँ पर वो रंग लाल हो जाता है। तो वही देखिए इसका उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने में, गति देने और भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, या केवल भोजन पकड़ने में? तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट है कि कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। इसके जो पदार्थ होते हैं वह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादपों एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो देखिए पारितंत्र और उसमें मौजूद जो जीव जंतु होते हैं और भौतिक घटक होते हैं, कानून द्वारा उनको संरक्षित किया जाता है और उसी को कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को, आपने नाम तो सुना ही होगा, इसे यूनेस्को द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो ये वाला देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। कितने समय तक रहता है? 1/15 सेकेंड, 1/25 सेकेंड, 1 सेकेंड या आधा सेकेंड। तो देखिए थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं, तो नज़दीक वाला हम मान लेंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए राइट आंसर कर देंगे, बाकी जो राइट होगा 1/10 ही होगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो देखिए 3 प्रकार की ध्वनियाँ मैंने आपको बताई थी, अवश्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य ध्वनियाँ और पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो देखिए श्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं इनका जो आवृत्ति होती है 20
हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनियाँ पूछ रहा है, तो एक एक देखिए चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दे रही हूँ। अगर 20 हर्ट्ज से कम की बात करें तो आपका अवश्रव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं, इन्हें भी देखिए सुना नहीं जा सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों की बात करें तो श्रव्य ध्वनियाँ जिसे हम लोग सुनते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनियाँ होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों के अंतर्गत यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन्हें भी देखिए मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है बहुत ही ऊंची होने के कारण इसमें ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। साथ ही में इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतली किरणपुंज से बहुत ही दूर तक भेजा जा सकता है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में सौर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। सेकंड देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही बात है। अभी मैं प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया आपको दिखा दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 साथ ही में जल मिलकर प्रकाश की सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ये क्रिया होती है यहाँ पर, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है देखिए, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपमुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये बिल्कुल गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा की संख्या में मुक्त होती है, तो ये नहीं होगा आपका। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपमुक्त होती है यहाँ पर। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना ही वो मुक्त होती ना ही उपमुक्त होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए अभिक्रिया में आपको पूरी प्रकाश संश्लेषण की दिखा देती हूँ। CO2 और H2O की यहाँ पर देखिए क्रिया होती है। प्रकाश और हरित लवण पर्णहरित की उपस्थिति में, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में देखिए क्रिया होती है। बनता क्या है आपका? तो बनता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन O2। अब देखिए जब हम दोनों को वो करेंगे, एक मिनट में फिर से लिखे दे रही हूँ। बनता है आपका C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। अब दोनों साइड को जब हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 6H2 हो जाएगा, साथ ही में यहाँ पर 6O2 हो जाएगा, और उधर भी CO2 6CO2 प्लस 12H2 हो जाएगा, H2O 12H2O। तो दोनों तरफ को संतुलित कर लिया जाता है, कितने किधर कम हो रहे हैं, तो ये देखिए उत्पाद होते हैं। साथ ही में यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी बोझा उठाने वाला कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती के आकार में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे बोझ का प्रणोद घटा देते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई भारी बोझ उठाता है तो अपने सिर पर एक कपड़ा गोल गोल बना के रख लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करके जो कुली होते हैं अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से उन्हें बोझ का भार कम महसूस होता है। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, सितार बजने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। तो देखिए जो लोग सितार बजाते हैं, देखा हो अगर आप लोगों ने, तो वो जो सितार की डोरी रहती है उसको समायोजित करते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? ऐसा करके सितार वादक क्या समायोजित करता है? ध्वनि की तीव्रता, सितार की डोरी का तारत्व, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता, या कंपन का आयाम। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सितार वादक जो होते हैं डोरी के तारत्व को समायोजित करते हैं, क्योंकि देखिए तारत्व जो होता है इसी पर आवृत्ति निर्भर करती है। तो अगर तारत्व ठीक होगा तो आवृत्ति भी ठीक होगी, अच्छा सितार बजेगा। अगर तारत्व ही खराब होगा तो आवृत्ति भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? क्षुद्रांत्र, अग्नाशय, अमाशय या ग्रशिका।
यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आहार नाल का जो अग्नाशय भाग होता है वो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो देखिए उर्वरक जो होते हैं जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन से पोषक तत्व उसमें होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु या ब्रास पीतल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन युक्त नमक। ये जो आयोडीन युक्त नमक होता है देखिए ये आयोडाइड लवण तथा या इसे कह सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसी का ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बाकी देखिए जो स्टेनलेस स्टील है और ये ब्रास पीतल है ये मिश्र धातुएं होती हैं, दो धातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं। तो इसको हम समांगी मिश्रण मान लेते हैं। और बाकी जो गुब्बारे में भरी वायु है इसमें तो देखिए वायु में काफ़ी चीज़ें मिली रहती हैं, ये भी मिश्रण ही माना जाता है इसको भी। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हैं जहां तापीय विद्युत संयंत्र है जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, जहां कोयले की खानें हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भूतापीय ऊर्जा का जो सबसे सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र है वो भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोर के पर थे यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में अर्थ है कि सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, दोनों में ही जीवों में समजात अंग हैं। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है या पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पर देखिए दोनों में थे, कुछ डायनासोरों के भी पर थे और पक्षियों में तो होते ही हैं। तो दोनों ही जीवों में पर जो थे वो समजात अंग थे। अब सब समजात अंग क्या होते हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, मतलब जिनकी रचना भी समान से हुई हो और उत्पत्ति भी समान हुई हो, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। किसी का कार्य कुछ और होता है। अब जैसे डायनासोर के पर थे पर उड़ नहीं पाते थे और पक्षियों के पर हैं पर वो उड़ सकते हैं। तो देखिए दोनों का जो कार्य है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर जिनकी रचना और उत्पत्ति में समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो वो आपके समजात अंग कहलाते हैं। जैसे आप लोग पक्षियों को देख लीजिए, मनुष्यों को, मेढक के, सभी के अग्रपाद होते हैं लेकिन सभी के अलग अलग कार्यों के लिए होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को प्रक्षेपित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया कि चुंबक की देखिए बात की जा रही है, लौह रेतन मतलब लोहे का जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे या सल्फर के पाउडर के मिश्रण में घुमाया गया, उसको फिराया गया। केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होते हैं तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि लौह चुंबकीय तथा सल्फर जो होता है अचुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक लोहा से चिपकेगा लेकिन सल्फर से नहीं चिपकता। सल्फर अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से 3 धातुओं में से ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, गोल्ड आयरन सिल्वर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। सिल्वर को चांदी कहते हैं, गोल्ड सोना हो गया, प्लेटिनम। देखिए जो चांदी, सोना या सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होती हैं ये अत्यधिक अक्रिय धातुएं होती हैं, अतः ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। यीस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या जीवाणु। तो देखिए कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जो होता है वो जीवाणु होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। साथ ही में इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो सेलुलोज होता है बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और एलपीजी आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो यहाँ पर जब इनका दहन किया जाता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? CO2 H2O, CO2 SO2 H2O, CO2 CO2 CO H2O। तो यहाँ पर देखिए सीएनजी और एलपीजी दोनों ही गैसों का जब पूर्ण दहन किया जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही में H2O जल बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। तो शर्करा को जब अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो ये प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? देखिए थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशक, समांगीकरण या किण्वन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन के नाम से ये जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारी रेशे क्या होते हैं? कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुच्छान से भी कहलाते हैं या सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं? तो देखिए आहारी रेशे जो होते हैं ये रुच्छान से भी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आहारी रेशे होते हैं देखिए इनकी ये पोषक तत्वों में नहीं गिने जाते। पोषक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण ये आ जाते हैं, लेकिन आहारी रेशों को पोषक तत्व के अंतर्गत गिना नहीं जाता, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है इंसान को। क्योंकि ये करते क्या है, देखिए बिना पचा जो भोजन होता है आहारी रेशों के माध्यम से ही उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। आहारी रेशे आपके पाए काहे काहे में जाते हैं? तो जैसे देखिए साबुत खाद्यान्न हो गए, दालें हो गई आपकी, आलू, ताज़े फल, सब्जियाँ हो गई, कच्ची सब्जियाँ जैसे सैलेड्स मतलब सलाद हो गया, इन सभी में आपका आहारी रेशे पाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि आहारी रेशे को रुच्छांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब तारतम्य तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारतम्य तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारतम्य और प्रबलता दोनों घटते हैं, उत्पादित ध्वनि का तारतम्य और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आपके तारतम्य से संबंधित हैं। तारतम्य तो बढ़ता है, प्रबलता घटती है, तारतम्य और प्रबलता को लेकर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कंपनों की आवृत्ति घटती है मतलब आवृत्ति जो होती है वो तारतम्य पर निर्भर करती है, या हम इसी को कह सकते हैं कि जो ध्वनि का तारतम्य होता है इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, तारतम्य घटेगा तो आवृत्ति घटेगी। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति घटती है मतलब उसका तारतम्य भी घटता है। तो देखिए ये तारतम्य को तो हमने निकाल लिया कि तारतम्य घटता है। अब बात करें अगर आयाम की, तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। सेम ही है कि अगर प्रबलता बढ़ेगी, आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगी, आयाम घटेगा तो प्रबलता घटेगी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारतम्य तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि प्रबलता जो होती है देखिए आयाम पर निर्भर करती है और आयाम बढ़ता है तो मतलब प्रबलता भी बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयान? तो कौन सा इसमें जो कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयान। रेयान जो होता है ये एक कृत्रिम रेशा है, बल्कि ये जो एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन ये जो तीनों होते हैं ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। रेयान के अगर स्रोत की बात करें तो इसका प्राकृतिक स्रोत ही होता है, काष्ठ लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है। यह भी एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा है, लेकिन ये कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। ये जो रेयान होता है देखिए रेशम से सस्ता होता है, रेशम काफ़ी महंगा मिलता है, रेशम से इसे ये सस्ता होता है और रेशम के समान ही बुना जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको कृत्रिम रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है मानव निर्मित ही। नेक्स्ट है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी कहलाता है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो भूकंप लेखी मैंने आपको बताया था सही है ये। भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। भूकंपी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सारे ऑप्शन है आपके सही हैं, लेकिन जो कौन सा कथन सही नहीं है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। भूकंप लेखी भूकंप अभिलेखों का रिकॉर्ड रखता है, ये आपका गलत होगा। बल्कि होता क्या है कि भूकंपी जो तरंगें होती हैं उनका रिकॉर्ड भूकंप लेखी रखता है। भूकंप रेखी को ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।